सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज फिर से एक बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मंदा, श्रेनिक, श्रुति, अनुष एंड गौरव सारे ट्रैवल कर रहे हैं। दैट्स वाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मुझ पे है। सो आई होप दैट कि आई विल डू जस्टिस टू द स्टॉक मार्केट न्यूज वीडियो। अगेन उसी फॉर्मेट के साथ शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़ के साथ। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मतलब नया फॉर्मेट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़ में आज हम पहले बात करेंगे कि यूएस के जो टेक स्टॉक्स है वो क्यों गिरे हैं। बिकॉज एस्टरडे नास्डैक का जो इंडेक्स था वो 1.48% से डाउन हुआ है। उसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है? तो कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए, स्पेसिफिकली एएमडी जैसी कंपनीज, चिप मैन्युफैक्चरर्स अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे उन्होंने जो फॉरवर्ड गाइडेंस दिया है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि काफी एलिवेटेड लेवल्स के वैल्यूएशंस पे ये कंपनीज ट्रेड कर रहे हैं, और जहां पे अगर गाइडेंस थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहते हैं तो ऑब्वियसली जो फॉरवर्ड पी दिया जाता है वहां पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। कुछ कुछ स्टॉक्स तो 10-10 12-12% से भी यहाँ पे गिरे हैं। एनवीडिया की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 3% वो स्टॉक कल गिरा था। बट ऐसा है क्या कि पूरा यूएस मार्केट गिरा था? तो ऐसा नहीं है। वैल्यू एंड डिफेंसिव स्टॉक्स, स्पेसिफिकली अगर हम इंडस्ट्रियल्स और साइक्लिकल्स की बात करते हैं, दो स्टॉक्स वेंट अप, और उसी का नतीजा ये रहा कि डाउ जोन्स जो एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स माना जाता है, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स वाज अप बाय 0.67%। 0.67% से वो वहां पे इंप्रूव हुआ है। एंड अगर हम सेंटिमेंट्स निगेटिव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई न्यूज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो लोअर देन एक्सपेक्टेड पेरोल ग्रोथ ये भी एक रीजन रहा कि जहां पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस है वैल्यूएशन में स्टॉक्स में, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स वहां पे गिरे हैं। वो भी एक रीजन था उसकी वजह से। इसीलिए ओवरऑल आई थिंक थोड़ा बहुत कॉशियस एक एटमॉस्फियर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है हमें इन यूएस टेक स्टॉक्स करंटली अगर हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, बिकॉज अगर आप लास्ट 15 सालों के रिटर्न्स देखोगे, 15 ईयर्स के अगर हम रिटर्न्स देखते हैं नास्डैक के, दैट पर्टिकुलर दोज पर्टिकुलर रिटर्न्स आर सो हाई। मतलब द रिटर्न परसेंटेज, एवरेज रिटर्न्स अगर सीएजीआर टर्म्स में हम बात करते हैं तो इट विल नॉट बी लेस देन 17-18%। सीएजीआर टर्म्स में हम यहाँ पे बात करते हैं, वो भी 15 साल का सीएजीआर। बट वही नंबर अगर हम 25 ईयर्स का अगर लेते हैं सीएजीआर टर्म्स में, दैट नंबर गोज डाउन बिलो 12% सीएजीआर। ये क्या दर्शा रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा रिटर्न, बहुत ज्यादा रिटर्न्स कंपेयर टू दी ओवरऑल ग्रोथ, अगर हम जीडीपी वाइज भी देखते हैं, बिजनेस वाइज भी देखते हैं, तो वो होता हुआ हमने ये टेक स्टॉक्स में देखा है। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक कॉशियस होने में कुछ मतलब गलत नहीं होगा। लॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन या सम शार्प करेक्शन, आई थिंक people need to be ready for those kind of moves, specifically in tech stocks, यूएस टेक स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं उस पे हमने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है यूरोजोन की। यूरोजोन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इन लास्ट 1 ईयर लोएस्ट पॉइंट पे फिर से जा चुका है। जैन के नंबर्स आ चुके हैं इन्फ्लेशन के, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 1.7%। जनवरी 2026 के इन्फ्लेशन के नंबर्स। ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है, ईसीबी का टारगेट है वो है 2% का इन्फ्लेशन का रेट। तो उससे ये नंबर कम है। देर आर सम, मतलब जैसे जर्मनी में ये नंबर मोर देन 2% आया इन्फ्लेशन का, बट फ्रांस में ये नंबर 0.5% का आया है। तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये भी समझना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनचेंज्ड रहने का चांस सबसे ज्यादा है। कोर इन्फ्लेशन भी यहां पे ईज हो रहा है, बट वेरिएशन इन डिफरेंट
इकोनॉमीज जो दिख रहे हैं, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई यूरोपियन सेंट्रल बैंक विल मेंटेन द स्टेटस को। और ये इन्फ्लेशन नीचे जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो फॉलिंग एनर्जी कॉस्ट, ये सबसे बड़ा रीजन रहा है। ये की ड्राइवर रहा है कि यूरोजोन का जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट 1 ईयर में लोएस्ट पॉइंट पे करंटली नजर आ रहा है। अब यूरोजोन, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट यूरोजोन की और एक न्यूज हम यहाँ पे कवर करते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस के बीच में जो एक ट्रेड डील हुई थी, तो उसको अभी तक जो उनके पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिला था, यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिला था। तो और उन्होंने उसको फ्रीज किया था कि भाई ये द वे मिस्टर ट्रम्प वाज बिहेविंग विथ यूरोपियन यूनियन रिगार्डिंग ग्रीनलैंड एक्विजिशन। तो उन्होंने बोला था कि अगर जो जो कंट्रीज इकोनॉमीज है जो ग्रीनलैंड के एक्विजिशन को अपोज करेंगे उन पे हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो वो जो चीज थी वो कहीं ना कहीं फाइनली थोड़ा सा स्पाइन यूरोपियन यूनियन ने दिखाया है, और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो हम इस डील को फ्रीज करते हैं। उसके बाद एज यूजुअल यू टर्न लेने के लिए जो माहिर है मिस्टर ट्रम्प, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। एंड अब फिर से एक बार उन्होंने उस डील को अनफ्रीज किया है, मतलब जो अप्रूवल के लिए जो प्रोसेस है वो फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है। वैसे यूरोपियन यूनियन है तो एक बात समझना चाहिए कि वहां पे कोई भी चीज फास्ट नहीं होती है, वो काफी स्लो मूविंग प्रोसेस होता है। सो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। सो अगेन आई थिंक इस डील का अप्रूवल का प्रोसेस फिर से एक बार अनफ्रीज होना, ये ग्लोबलाइजेशन के एंगल से, ग्लोबल ट्रेड के एंगल से इट इज अ पॉजिटिव न्यूज, ये भी हमने यहां पे समझना चाहिए। तो आई थिंक ओवर द पीरियड दो मतलब यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी के लिए ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी न्यूज के बारे में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी जिसे कहा जाता है, तो दे उनके टॉक्स फिर से एक बार स्टार्ट होने वाले हैं फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और क्यों इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना हम यहाँ पे, यही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो FY 25 का अगर ट्रेड के नंबर्स हम देखते हैं, बिलियन डॉलर्स में ये ट्रेड है। सो बहरीन के साथ हमारा जो ट्रेड था, एक्सपोर्ट्स हम कर रहे थे $0.79 बिलियन का, और इंपोर्ट था $0.84 बिलियन का। कुवैत का अगर ये नंबर हम देखते हैं, $1.93 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड $8.28 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स। ओमान $4.06 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, $6.54 बिलियन ऑफ imports. Qatar $1.68 billion of exports, $12.46 billion of imports. Saudi $11.75 billion of exports, $30.42 billion of imports. And UAE की अगर हम बात करते हैं तो $36.63 billion of एक्सपोर्ट्स एंड $63.4 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स। आप बोल रहे होंगे कि ये नंबर बार बार मैं क्यों अलग अलग कंट्रीज के ये आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर जगह पे हमारे जो इंपोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, और इसीलिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड का होना, एग्रीमेंट का होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हमारे लिए। ये डिस्कशन स्टार्ट हुए थे 2004 में, फिर 2011 में वो फिर से स्टॉल हुए, फिर वो 2022 में फिर से स्टार्ट हुए, और अब उस मतलब इन बिटवीन वेरिएशंस आ रहे थे। बट नाउ लुकिंग एट द ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन, क्योंकि हमने ये देखा यूरोपियन यूनियन के साथ भी कोई हम अभी रिसेंटली डिस्कशन नहीं कर रहे थे, ये डिस्कशंस भी काफी पुराने चल रहे थे, मतलब 20-20 साल लगे हैं ये कंप्लीट होने में एंड फाइनल होने में। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल द वे मिस्टर ट्रम्प इज बिहेविंग, तो इसीलिए पूरी दुनिया का एक साथ थोड़ा सा और ज्यादा कोऑपरेशन रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन द बिगेस्ट इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इज बिहेविंग सो अनवाइजली, उसके रीजंस भी हो सकते हैं उनके उनके लिए वो वाइज लगना, बट फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया हमारे लिए अनवाइज होता हुआ दिख रहा था, और इसीलिए बाकी वर्ल्ड के साथ अच्छी तरीके से फ्री ट्रेड होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए, और स्पेसिफिकली दोज कंट्रीज जहां से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहां अगर हम देखते हैं तो मेजर इंपोर्ट्स क्या है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज है उनसे, तो वो ऑयल का इंपोर्ट है। तो वहां पे तो मतलब देयर इज नो पॉइंट
कि उस पे हम कुछ टैरिफ लगाने वाले हैं। बट हम जहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर हम एक्सपोर्ट कर पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड, तो ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये इंपोर्ट के नंबर्स भी हम मैच कर लेते हैं, सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट बिटवीन दीज टू रीजन्स। सो आई थिंक ये अगर होता है तो दैट इज रियली गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी पॉजिटिव होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल। स्पेसिफिकली कंजम्पशन या जो सेक्टर्स है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, आई थिंक दे विल गेट अ रियल बूस्ट अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे हो जाता है तो। सो दैट इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव न्यूज अगर ये डील हो जाती है तो। देन अभी बहुत सारा डिस्कशन जो यूएस ट्रेड डील के साथ बारे में हो रहा है कि भाई हमने तो पूरा फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर ओपन कर दिया है, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक डिटेल्स सामने आए नहीं है, बट जो न्यूज सामने आ रही है, जो कुछ क्लैरिफिकेशन सामने आ रहे हैं, उसमें यह समझ में आ रहा है कि जो सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स होंगे, जहां पे मास मतलब, क्योंकि 50-60% अगर पॉपुलेशन फार्म एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव सेक्टर है, तो उस पे कुछ फ्री एक्सेस देना ये पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आता है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल ट्राई एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, बट देयर कुड बी लोअर टैरिफ्स ऑन नॉन सेंसिटिव फार्म इंपोर्ट्स, लाइक जैसे कि अगर आलमंड्स की बात करते हैं, वॉलनट्स की हम बात करते हैं, पिस्ता की हम बात करते हैं, या एप्पल्स, पियर्स एंड बेरीज की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो है वो ओपन हो सकते हैं, जहां पे मतलब यूएस में काफी ज्यादा प्रोडक्शन है इन सारी चीजों का, और ये हाई एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है स्पेसिफिकली। तो इस पे लोअर टैरिफ करना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ऐसा यहां पे लगता है। बट जो सेंसिटिव सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर से, सो वहाँ जो हमारे में मेजर प्रोडक्शन चीज़ें होती है, तो वहाँ गवर्नमेंट कुछ टैरिफ लो नहीं करेगा, यही समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है वो डेयरी प्रोटेक्शन, सो डेयरी सेक्टर भी, मिल्क प्रोडक्शन, ये भी काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है, तो उस पर भी कुछ टैरिफ्स लो होते हुए नजर नहीं आते हैं। सो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू शील्ड इट्स फार्मर्स इन द यूएस ट्रेड डील। डिटेल्स आर स्टिल अवेटेड, बट यहाँ जिस मतलब ऑब्वियसली आई थिंक जो ओवरऑल पॉलिटिक्स चल रहा है, वो तो मतलब आई थिंक ऑपोजिशन का काम है कि प्रेशर बिल्ड करना इसके बारे में। तो होपफुली द डिटेल्स विल बी आउट सून। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें भी काफी ज्यादा चल रही है, तो अगर वो आ जाता है तो दैट विल बी रियली गुड। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें अपोलो टायर्स के बारे में परले बात करते हैं, तो अपोलो टायर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं Q3 FY26 के, काफी अच्छे हैं। प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय 40%, रेवेन्यू वाज अप बाय 12%। इट मींस कि आई थिंक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज वर्किंग रियली वेल, और यूटिलाइजेशन के नंबर्स भी वही सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। सो कितना इन्वेस्ट करने वाला है अपोलो टायर्स इन आंध्र प्रदेश इन एक्सपांडिंग द कैपेसिटी? सो 5,800 करोड़ रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, रुपीज 5,800 करोड़। इमीडिएटली करने वाले कि नहीं, इन नेक्स्ट 4 years दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर मनी। सो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years, यानी कि 2029 तक ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और कैपेसिटी बूस्ट कैसे होगा? सो पीसीआर यानी कि पैसेंजर कार रेडियल जो टायर्स है, उसकी कैपेसिटी 52% से यहां पे बढ़ने वाली है इन नेक्स्ट 4 years। एंड ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स जो है, उसकी कैपेसिटी 82% से यहां पे बढ़ने वाली है। करंट यूटिलाइजेशन के नंबर्स हम देखते हैं तो वो भी काफी स्ट्रांग है, मतलब करंट जो कैपेसिटी है उसमें से 82% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इन पैसेंजर कार रेडियल टायर्स, एंड 89% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इन ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स। तो ये यूटिलाइजेशन नंबर्स काफी ज्यादा है, और ये इसीलिए आई थिंक यहाँ पे वो कैपेसिटी बूस्ट के लिए जो 5,800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो रही है। फंडिंग मिक्स कैसे रहेगा? तो इंटरनल एक्रूएल्स, यानी कि जो ऑपरेटिंग मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स है, वहां से भी ये फंडिंग होगा, एंड प्लस फ्रेश डेट भी उसकी उस तरीके से रेज किया जा सकता है। दो डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा खराब नहीं होने दिए जाएंगे, ये भी कुछ इंडिकेशन सामने आए हैं।
सो ओवरऑल व्हाई दे आर डूइंग सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज डिमांड आउटलुक जो है वो काफी स्ट्रांग है, सारी चीजें काफी अच्छी नजर आ रही है अपोलो टायर्स के लिए। तो ओनली कंसर्न ऑन अ साइकोलॉजिकल पार्ट इज दैट अपोलो टायर्स इज मतलब जो मेन स्पॉन्सर है, मतलब अगर आपने देखा होगा इंडिया की जर्सी पे अपोलो टायर्स का नाम अभी हम देख रहे हैं, तो हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि जो जो मेन स्पॉन्सर रहे हैं वो नॉर्मली ट्रबल से जा चुके हैं। हमने सहारा का एग्जांपल देखा है, हमने बाइजूस का एग्जांपल देखा है। वी आर नॉट सजेस्टिंग कि ये इनके साथ भी होगा, बट वी आर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि वो एक कॉशनरी थिंग है। सो वो जिंक्स शुड नॉट प्ले आउट फॉर अपोलो टायर्स इन्वेस्टर्स, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है आईटी इंडेक्स की। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो कल अगर हम बात करते हैं तो 5.87% से गिरा है। ऐसा क्या हुआ है? सो मेजर जो रीजन है, सो कुछ जो खबरें आई है कि जिस तरीके से नए एआई का यूज करके जो बॉट्स स्पेसिफिकली बिल्ड हो रहे, तो उसकी वजह से 50% ऑफ एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है वो ट्रबल में आ सकते हैं, स्पेसिफिकली सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी या फाइनेंस या फिर लॉ, कंसल्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। तो ये एंट्री लेवल जॉब्स उसकी वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खतरे में आ सकते हैं। एंड दैट टू, मतलब ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस काइंड ऑफ, मतलब काफी लंबा ये नहीं है, ये रियलिटी ऐसा उनका कहना है। सो मतलब न्यूज इज सजेस्टिंग दैट कि इट कैन हैपन इन नेक्स्ट 5 to 6 years। तो अगर ये होता है तो एंट्री लेवल जॉब्स पे अगर रिस्क आती है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव न्यूज फॉर कंपनीज लाइक इन्फोसिस या टीसीएस या एचसीएल टेक्नोलॉजीज या कॉग्निजेंट या एक्सेंचर। तो इन कंपनीज के लिए काफी निगेटिव हो सकता है। इन शॉर्ट फेज मार्जिन्स उनके इंप्रूव हो सकते हैं, बट नई जो बिजनेसेस मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है या नया बिजनेस मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है, वहां पे कहीं ना कहीं हैम्पर चीजें हो सकती है। एंड दैट्स वाई कल इंडिया का जो आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 5.87% से गिरा है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 कल वाज अप बाय 50-60 पॉइंट से वो ऊपर था। बट बिकॉज आईटी इंडेक्स जिसका वेटेज निफ्टी इंडेक्स में, आईटी सेक्टर का वेटेज इन निफ्टी 50 में वाज ऑलमोस्ट 14-15%। तो एक्चुअली 160-170 पॉइंट से जो ड्रैग हुआ है निफ्टी, वो इसी वजह से हुआ है। अगर निफ्टी आईटी ने नॉर्मल भी कल परफॉर्म किया होता, तो भी ओवरऑल 200-250 पॉइंट से निफ्टी 50 ऊपर हो सकता था। तो मतलब ये हायर वेटेज एंड उसमें इतना फॉल, 6% का फॉल, दैट वाज अ मेजर फॉल, सो विच actually played quite negatively over the market sentiments yesterday. Otherwise, जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था आफ्टर इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंसमेंट के बाद, अभी तक साइन नहीं हुआ है बट अनाउंसमेंट हुआ है, सो उसके बाद जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, एक्सेप्ट आईटी इंडेक्स। एंड ब्रॉडर लेवल पे वी आर सीइंग दैट कि मिड कैप या स्मॉल कैप, ये ओवरऑल इंडाइसेस वर अप yesterday, I think thanks to the positive sentiment which got built because of the India-US trade deal announcement. नेक्स्ट इज ट्रेंड के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट के नंबर इतने अच्छे नहीं है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो 27% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। एंड दैट वाज द मेजर रीजन वाई कल भी स्टॉक ये काफी अच्छा 4% से ऊपर था। आई थिंक और ज्यादा जब एनालिसिस होगा तो थोड़े और क्रिटिसिज्म आ सकता है, बिकॉज प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, मतलब हार्डली सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। बट ओवरऑल जो फोकस है कंपनी का वो पोर्टफोलियो एक्सपांशन पे बना हुआ है, प्रोडक्ट इलेवेशन पे भी बना हुआ है, और इन एनहांस्ड इन स्टोर कस्टमर एक्सपीरियंस वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनका जो स्टार मतलब जो स्टार ग्रोसरीज है उसमें जो रिवेन्यू आ रहा है, उसमें इन हाउस ब्रांड जो है वो 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू देयर रिवेन्यू, एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो वहां बट अभी स्टार आउटलेट्स जो है वो इतने ज्यादा एग्रेसिवली वो एक्सपांड नहीं करते हुए दिख रहे जितने वो जूडियो के कर रहे। सो आई थिंक वहां पे भी एक फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद के ब्रांड 70% कंट्रीब्यूट कर रहे टू द रेवेन्यू, इट मींस मार्जिन्स वहां पे काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज नॉर्मली दे डू नॉट
एडवर्टीज देयर ओन ब्रांड्स, तो मतलब आई थिंक इन स्टोर अगर ये सेलिंग काफी बढ़िया हो रही है, सो दैट इज अ रियली पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया का 35,000 करोड़ रुपीस का लोन का जो बिड है वो थोड़ा सा लेंडर्स की तरफ से फ्रेश स्क्रूटिनी में जाता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो क्यों वो हो रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो पहली बात तो जो फ्रीज हुआ है, जो एजीआर ड्यूज को पे करने के लिए, मतलब वो फ्रीज हो गए और पेमेंट भी काफी पोस्टपोन हो चुका है, बट स्टिल आई थिंक बिफोर दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो। अब वो कमिटमेंट्स क्या है, तो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स कंपनी को करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स। 49,000 करोड़ रुपीस के स्पेक्ट्रम पेमेंट्स करने हैं, ये पैसा उनको पे करना है स्पेक्ट्रम के परचेस के लिए। और अगर हम ओवरऑल डेट देखते हैं कंपनी की, तो वो है 2 लाख करोड़ रुपए की डेट है। और जो बिजनेस ओवरऑल दिख रहा है, मतलब जो लास्ट वायबिलिटी रिपोर्ट निकाली थी रिगार्डिंग, मतलब बैंक्स लेंडर से निकालते हैं वो, तो वहां से लेके अब तक अराउंड 70 लाख सब्सक्राइबर्स उन्होंने लूज किए हैं। तो आई थिंक बिजनेस इज नॉट डूइंग दैट वेल। सेंटिमेंट्स हैव इंप्रूव्ड कि भाई चलो एजीआर के पैसे आपको देने नहीं है, बट एक्चुअल जो बिजनेस है वो इंपैक्ट अभी भी होता हुआ नजर आ रहा है। एआरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है कंपनी का, दैट इज एट अराउंड 172। अगर यही हम राइवल्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि जियो की बात करते हैं, सो 214 रुपीज, या एयरटेल की बात करते हैं तो 256 रुपीज। और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे अपवर्ड ट्रेंड में है। दो इट इज गुड फॉर वोडाफोन दैट कि अब प्राइस वॉर्स नहीं रहे हैं। सो वहां पे जो मतलब यहाँ के टैरिफ वॉर्स जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो आई थिंक बोथ द कंपनीज जियो एंड एयरटेल आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कहीं ना कहीं लुक्स लाइक कि वोडाफोन भी सरवाइव कर जाएगा। बट ये 35,000 करोड़ रुपए का लोन बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए। अगर ये नहीं मिलता है तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। सो अब लेट अस सी, स्क्रूटिनी तो चल रही है। आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा रिलीफ दिया है तो आज नहीं तो कल तो लोन तो मिल ही जाएगा। बट 2 लाख करोड़ रुपए का जो ये डेट का नंबर है, आई थिंक दिस नंबर इज क्वाइट वरिंग, नो डाउट अबाउट दैट। दो उसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपीस तो सिर्फ गवर्नमेंट के एजीआर पेमेंट से, जिसपे अब इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। सो दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर दी वोडाफोन। बट अब ये 35,000 करोड़ रुपीस कब मिलते हैं, जितनी कितनी जल्दी मिलते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्मूथ सर्वाइवल। ग्रोथ के नंबर्स, ग्रोथ क्या होगा वी डोंट नो, बट स्मूथ सर्वाइवल के लिए वोडाफोन आइडिया को ये 35,000 करोड़ रुपीस का लोन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा करंट मार्केट सिनारियो देखते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन। बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट्स तो नजर नहीं आ रहे, बट करंटली जो निफ्टी 50 का जो ईपीएस है, निफ्टी 50 का जो ईपीएस है, दैट इज अराउंड 1151। तो आई थिंक इस पे हमारी नजर होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटर। निफ्टी 50 इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे, अगर ईपीएस की बात करते हैं हम मार्केट की तो। सो आई थिंक ये चीज जरूरी है। ओवरऑल एक अच्छा कैटलिस्ट हमें हमें मिल चुका है फ्रॉम अनाउंसमेंट। इंडिया यूएस डील की जो अनाउंसमेंट हुई है उससे हमें एक अच्छा कैटलिस्ट तो मिल चुका है। एक मोमेंटम यहां पे बिल्ड हुआ है, बस उस मोमेंटम को कंटिन्यू होने के लिए अर्निंग्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अर्निंग्स के आने के पहले क्रेडिट ग्रोथ अच्छी तरीके से होना यह भी जरूरी है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नंबर्स, अगर हम यहां पे देखते हैं, सो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स कैसे अच्छे आते हैं, ये अच्छे आते हैं या नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसमें सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे नंबर्स का इंप्रूव होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सीमेंट इज वन इन अ वे, एक कमोडिटी तो नहीं बोलेंगे, बट सीमेंट इज वन फैक्टर कि जहां उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है या वो बाय हो रहा है, वो सेल हो रहा है, इट मींस उसके साथ बहुत सारे अदर commodities are also in demand. So overall it shows that कि
मोमेंटम है यहाँ पे, स्पेंडिंग का मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ एंड सीमेंट सेल्स ग्रोथ, ये दो फैक्टर्स जो है उस पे हमारी नजर होनी चाहिए। उसका सीधा नतीजा अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ पे आ सकता है। मोमेंटम अच्छा बिल्ड हो चुका है, तो मोमेंटम अगर यहाँ पे एक इंडिया यूएस ट्रेड डील के चक्कर में होता हुआ हमने देखा है, उसके बाद अगर अर्निंग्स आ जाते हैं, सो देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका अगर कंबाइंड बाइंग, ये दोनों अगर नेट पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड दैट टू फॉर शॉर्टर फेज के लिए भी अगर हो जाते हैं, देन सीधा सीधा एक अपटिक यहां हमें ओवरऑल मार्केट में नजर आ सकता है। सो दैट्स व्हाई ये सारे फैक्टर्स पे आपकी नजर डेफिनेटली होनी चाहिए दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।